डार्क एनिमे का मतलब सिर्फ ब्लड या वॉयलेंस नहीं होता। असली डार्कनेस तब होती है जब कोई स्टोरी तुम्हारे साइकोलॉजी के साथ खेले, तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाए और एपिसोड खत्म होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में चलती रहे। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 डार्क एनिमे ऑफ ऑल टाइम एंड ट्रस्ट मी नंबर 1 तक पहुँचते पहुँचते ये सिर्फ एक डार्क नहीं बल्कि एक हार्ट ब्रेकिंग भी हो जाएगा। स्टोरी कोइची नाम के एक स्टूडेंट की है जो एक न्यू स्कूल ज्वाइन करता है। वहाँ उसे एक मिस्टीरियस गर्ल मिलती है मिसाकी नाम की, जो कि बाकी स्टूडेंट से हमेशा इग्नोर होती है। कोइची को जल्दी पता चलता है कि उसकी क्लास में एक डेडली कर्स कनेक्टेड है और स्टूडेंट एक एक करके मरने लगते हैं। ये लोग क्यों मरते हैं और क्यों लोग उसको मिसाकी को इग्नोर करते हैं, अगर तुम्हें ये सब जानना है तो जाके इस एनिमे को ज़रूर देखना। 12 एपिसोड्स का एनिमे है, ऑसम है, जाके देखना एक बार। अब चलते हैं इसके नंबर 9 पे, मेरी नबिश। स्टोरी रिको और उसके रोबोट फ्रेंड ड्रेक की है, जो दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेस एबिस के अंदर जाते हैं। रिको अपनी मिसिंग मदर को ढूंढने जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो एबिस में नीचे जाती है, क्रिएचर्स और डेंजरस मिस्ट्रीज उसी की जर्नी को और टेरिफाइड बनाते जाते हैं। क्या होगा रिको के साथ? अगर तुम्हें ये सब जाने तो जाके देखो मेरी नबिश। 2 सीजन आ चुके हैं, पर हाँ एक बात याद रखना, जब तुम ट्रेलर देखोगे तो उसका जो एनिमेशन है वो बहुत क्यूट स्टाइल का होगा, पर उससे कभी धोखा मत खाना। स्टोरी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जाके ज़रूर देखना, मज़ा आएगा तुम लोग को। इमेजिन एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट और एक दिन उसकी लाइफ कम्प्लीटली बदल जाती हो। कानिकी का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी होता है और हर एपिसोड आइडेंटिटी, सर्वाइवल और ह्यूमैनिटी के क्वेश्चन रेज करता है। सीजन 1 इसका एब्सोल्यूट मास्टरपीस था, पर आगे की सीजन बिल्कुल मत देखना। जाके मांगा पढ़ना तो मांगा पढ़ लेना, बस सीजन 1 तक देखना। कॉलेज स्टूडेंट कानिकी एक एक्सीडेंट के बाद हाफ ह्यूमन बन जाता है, हाफ ह्यूमन हाफ गोल बन जाता है। अब उसके सर्वाइवल करना है तो उसको इंसानों के साथ भी रहना पड़ेगा, मॉन्स्टर्स के साथ भी रहना पड़ेगा। इसके बीच में अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है कि भाई मैं हूँ कौन एक्चुअली, गोल की ह्यूमन। और जब तुम ये देखने को शुरू करो ना तो तुम्हें लगता है भाई, एंड आगे थोड़ा आगे जाकर ना तुम एक टॉर्चर सीन था भाई, उसको जिस वे में एनिमेट किया गया और जिसमें वॉइस दिया गया ना भाई, मज़ा आ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं अब डेविलमैन क्राईबेबी पे। सबसे बड़ा मॉन्स्टर शायद डीमन नहीं, इंसान हो सकता है। अकीरा डीमंस की पावर हासिल करता है ताकि ह्यूमैनिटी को बचा सके, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की मैडनेस में वो डूब ही जाता है। अगर तुम सोचते हो एनिमे प्रिडिक्टेबल होता है तो डेविलमैन क्राईबेबी तुम्हारे को सच्ची में ट्राई करना चाहिए भाई। डीमंस और ह्यूमंस की बैटल के बीच ये एनिमे दिखाता है कि असली मॉन्स्टर कौन है करके। एंडिंग एनिमे हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग एंडिंग में से एक था, तो ज़रूर जाके देखना भाई। ये हाईली टॉप रिकमेंडेड है भाई, जाके देखो एक बार। एक विलेज जहाँ हर साल किसी न किसी की डेथ होना नॉर्मल बात है। फ्रेंडशिप धीरे धीरे पैरानोया में बदल जाती है और तुम कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस पर तुम ट्रस्ट करो करके। प्लॉट केनिची एक पीसफुल विलेज में शिफ्ट होता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है जब तक उस विलेज में एक हॉरिफाइंग सीक्रेट का पता नहीं चलता। पैरानोया, साइकोलॉजिकल हॉरर और शॉकिंग ट्विस्ट इस एनिमे का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, जाके जरूर देखना, मस्त है मूवी। हेल्सिंग अल्टीमेट। इमेजिन एक ऐसा वैम्पायर जो ह्यूमंस का साथ दे, बल्कि पर फिर भी ह्यूमंस उससे डरते हैं। और सबसे टेरिफाइंग बात क्या है बताए, वो वैम्पायर पूरी ह्यूमैनिटी को बदल सकता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर उसकी साइड पे आ सकता है। हेल्सिंग अल्टीमेट की स्टोरी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड सेट है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है इंग्लैंड को वैम्पायर्स, घोस्ट और सुपरनैचुरल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना, और उनका सबसे बड़ा वेपन अलुकार्ड, वो खुद एक वैम्पायर है। तो क्या होगा इसके साथ और कैसे इस सब गोल्स को इनको मारेंगे, वो सब देखना तो जाके इस एनिमे को ज़रूर देखना। हाईली रिकमेंडेबल, बस 12 एपिसोड्स की ये सीरीज़ है, जाके ज़रूर देखना। इमेजिन तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा स्ट्रेंजर एंटर करे जो तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हो। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब कुछ। और फिर एक दिन तुम्हें एक डाउट होने लगता है कि तुम जो देख रही हो, जो तुम सुन रही हो, वो रियली ना हो। इस मूवी का नाम है परफेक्ट ब्लू, जिसकी स्टोरी मियामी को फॉलो करती है। मियामी एक पॉपुलर आइडल ग्रुप की एक मेंबर होती है, लेकिन वो सिंगिंग छोड़कर एक्ट्रेस बनकर डिसीजन लेती है और यही से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। फैंस उसके डिसीजन से एंग्री हो जाते हैं। एक मिस्टीरियस स्टॉकर उसका पीछा करना शुरू करता है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट अपीयर होता है
जिसमें मीमा की हर एक डेली लाइफ रूटीन को एक्यूरेटली लिखा हुआ था। उसको ऐसा कौन वॉच करे जो उसकी हर एक स्टेप्स को काउंट करते कि उसने ट्रेन से अपना लेफ्ट कदम बाहर रखा या फिर राइट कदम, आखिर है कौन ये स्टॉकर। और धीरे धीरे मीमा की रियलिटी और फिक्शन के बीच की बाउंड्री डिस्टर्ब होने लगती है। उसे स्ट्रेंज विजन्स आने लगते हैं। उसने ऐसा लगता है कि उसने किसी की जान ली, पर अगले दिन उसको लगता है कि उसने नहीं ली और एक्चुअली में उसकी मौत हुई होती है। क्या वो उसने किया, क्या किसी और ने। ये सब अगर तुम्हें देखते तो जाके इस मूवी को देखना, जिसका नाम है परफेक्ट ब्लू। तो मैं एक फैक्ट बताऊँ, इस मूवी का जो नाम है परफेक्ट ब्लू, ये एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ज़्यादा एक्चुअल अच्छा नाम है। ब्लू मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और जब तुम इस मूवी को देखोगे तुम्हें भी वही फील होगा। और एक्चुअली परफेक्ट ब्लू में परफेक्टली एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ब्लेंड किया गया है, इसलिए इसका नाम है परफेक्ट ब्लू। जाके जरूर देखना, हाईली रिकमेंडेड। एक डॉक्टर के पास दो पेशेंट आए, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और एक छोटा बच्चा एज ए इंजर्ड बॉय। डॉक्टर ने पॉलिटिशियन को छोड़कर उस बच्चे को सेव करने का डिसीजन लिया। उस वक्त तेनमा को लगा कि उसने एक इनोसेंट लाइफ बचाई है, लेकिन सालों बाद उसे रियलाइज हुआ उसने एक मॉन्स्टर को जिंदा रखा था। स्टोरी फॉलो करे डॉक्टर केंजो तेनमा, एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड जापानीज न्यूरोसर्जन जो जर्मनी में रहते थे। एक दिन हॉस्पिटल में दो क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, एक तरफ एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन और दूसरी तरफ एक यंग बॉय जोहान लेबर्ट, जिसके हेड में बुलेट लग गई थी। हॉस्पिटल को प्रेशर के बावजूद तेनमा पॉलिटिशियन को ऑपरेट करने के बजाय जोहान को सेव करते हैं और उस डिसीजन की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उसको कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल में मर्डर्स होने लगते हैं। तेनमा को सस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन वो इनोसेंट होता है। फिर ईयर्स लेटर तेनमा को पता चलता है कि जोहान जिंदा है और अब वो इनोसेंट चाइल्ड नहीं रहा, वो एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और टेरिफाइंग सीरियल किलर बन चुका है। तेनमा को रियलाइज होता है कि जिस लाइफ को वो बचाने के लिए उसने अपना करियर रिस्क लिया था, वही अब काउंटलेस डेथ्स का रीज़न बन चुका है। अब तेनमा के सामने एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें किसी की जान बचाई और बाद में पता चला कि वो इंसान दुनिया के लिए एक मॉन्स्टर बन गया, तो क्या तुमने उससे मार देना चाहिए? यही क्वेश्चन तेनमा को जोहान के पीछे ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, जोहान की स्टोरी और भी डिस्टर्बिंग होती जाती है। बिकॉज जोहान सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, ही अंडरस्टैंड्स पीपल। वो उनके फियर, वीकनेस और डिज़ायर को समझकर उनको मैनिपुलेट करता था। मॉन्स्टर की डार्कनेस ब्लड और गोर में नहीं है, इसका हॉरर में ह्यूमन साइकोलॉजी। जोहान के पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, फिर भी वो लोगों को इतना इजीली मैनिपुलेट करता कि कभी कभी तुम्हें मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के बीच डिफरेंस समझ ना आता। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, एनीमे तुम्हें बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है, मॉन्स्टर पैदा होता है या बनाया जाता है? और इसी वजह से मॉन्स्टर सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, इट्स अ स्टोरी अबाउट हाउ टेरिफिक अ ह्यूमन माइंड कैन बिकम। एक ऐसा लड़का जो पैदा होते डेथ के बीच छोड़ दिया गया, जिसने बचपन से सिर्फ वॉयलेंस देखा, और जब फाइनली उसे एक फैमिली मिली, डेस्टिनी ने उसे वो भी छीन ली। बरसर की स्टोरी है गट्स की लाइफ नॉर्मल चाइल्डहुड से बिल्कुल अपोजिट थी। बचपन से ही उसने बैटलफील्ड पर फाइट करनी पड़ी थी। उसकी पूरी लाइफ में उसने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, वो थी मौत। लेकिन गट्स की लाइफ चेंज होती है जब वो ग्रिफिथ से मिलता है। ग्रिफिथ एक एम्बिशियस लीडर था जो अपनी खुद की किंगडम बनाने का ड्रीम रखता था। गट्स उसकी आर्मी बैंड ऑफ हॉक्स ज्वाइन करता है। यही गट्स को पहली बार कुछ ऐसा मिलता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं किया था, फ्रेंडशिप। लेकिन गट्स और ग्रिफिथ के ड्रीम्स कम्प्लीटली डिफरेंट थे। गट्स अपनी खुद की आइडेंटिटी और पर्पस ढूंढना चाहता था, जबकि ग्रिफिथ अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और ये सब बदलता है उस दिन जिस दिन द एक्लिप्स आता है। यहाँ से स्टोरी एक फ्रेंडशिप, एम्बिशियस और डेस्टिनी का रियल प्राइस सामने आता है और गट्स की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। बरसर की डार्कनेस सिर्फ गोर और वायलेंस की वजह से नहीं है, इसकी रियल डार्कनेस है सफरिंग। गट्स को बार बार ऐसी सिचुएशन में फेस करना पड़ता है जहाँ होप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, और ग्रिफिथ का एम्बिशियस यही क्वेश्चन रेज करता है, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एक इंसान कितना सेक्रीफाइस कर सकता है। बरसर तुम्हें हीरोज और विलन्स की एक सिंपल स्टोरी नहीं दिखाएगा, ये तुम्हें फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, एम्बिशियस, ट्रॉमा और सर्वाइवल का डार्केस्ट वर्जन दिखाएगा।
और गट्स की जर्नी एक सबसे पावरफुल पार्ट है। ही कीप्स फाइटिंग, चाहे दुनिया कभी उसे कितना ही क्रूअल माने, चाहे डेस्टिनी उसे कितना ही चैलेंज करे, गट्स फिर भी अपनी स्वॉर्ड उठाएगा है और बोलेगा बिकॉज इन बर्सर्क सर्वाइविंग इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ रेबिलियन। एक ऐसी वॉर स्टोरी जिसमें कोई हीरो नहीं, कोई विलन नहीं, कोई सुपरनैचुरल मॉन्स्टर नहीं, सिर्फ दो बच्चे और एक ऐसी दुनिया जो उनके सर्वाइवल करने का मौका भी नहीं देती। ग्रे ऑफ फायरफ्लाइज की स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल डेज में जापान में सेट है। हम फॉलो करते सेता और उसकी छोटी सिस्टर सेत्सुको को। बॉम्बिंग के बाद दोनों अपनी मदर से सेपरेट हो जाते हैं और कुछ ही टाइम में उनको रियलाइज होता है कि उनके पास ना कोई प्रॉपर होम है, ना प्रॉपर खाने के लिए फूड और ना कोई ऐसा एडल्ट जो